जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का पेपर है, इको इको 104 जो हमारा 11 तारीख को पेपर होगा इसका। और इसके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे और जिसमें आपके उस परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसमें से यही क्वेश्चन आएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा ध्यान से देखेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। ये जो शब्द लिखे गए हैं उसको ध्यान से बस पढ़िएगा दोस्तों और ध्यान से सुनिएगा। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताऊँगा आप लोगों को कि यह शब्द क्या क्या कह रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है, यदि आप एक दूसरे को समझते हैं और दूसरे में अनभिज्ञ हैं तो आप केवल अर्ध शिक्षित हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है। तो ये जो विचार है यह इन लोगों में से किसका है। तो दोस्तों, यह विचार किसका है? प्रोफेसर सैमुअल्सन। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर सैमुअल्सन का यह विचार है। उन्होंने कहा था कि वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं होता है। तो यह किसने कहा था दोस्तों? प्रोफेसर सैमुअल्सन। याद रखिएगा, प्रोफेसर सैमुअल्सन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दोनों मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच कोई सुनिश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती। कोई एक सुनिश्चित मतलब एक पर्टिकुलर मतलब रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन सार्थक परिणामों पर पहुंचने के लिए समष्टि मूलक उपकरणों से एवं व्यष्टि मूलक समस्याओं का हल व्यष्टि मूलक उपकरणों से निकालना चाहिए। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उक्त विचार निम्न में से किसका है? एकले का है। याद रखिएगा दोस्तों, एकले ने कहा था कि जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है इनके बीच कोई सुनिश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती। इतने ही शब्द से आप इनको पहचान लेंगे कि यह एकले का कही गई बात है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सुनिश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती यह बात किसने कहा था? तो एकले ने कहा था। याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापक प्रावैगिक अर्थशास्त्र में नवीन घटना है। इस पद्धति का विकास करने वालों में निम्न में से कौन से विचारक शामिल है? तो व्यापक प्रावैगिक अर्थशास्त्र में नवीन घटना है उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, उपयुक्त सभी यानी कि रॉबर्टसन फ्रीस और टिम्बर्जन हिक्स और कैल्की हेरारे, ये सारे क्या थे? उसमें शामिल थे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स विरोधाभास का आशय उन धारणाओं से है जो व्यक्ति विशेष के लिए तो सही होते हैं परंतु संपूर्ण समाज के लिए अनुपयुक्त प्रमाणित हो जाते हैं। जैसे बचत की समस्या उक्त विचार से में से किसकी है? तो यह जो उक्त विचार है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स विरोधाभास का आशय उन धारणाओं से है जो व्यक्ति विशेष के लिए तो सही होता है परंतु संपूर्ण समाज के लिए अनुपयुक्त प्रमाणित होता है। तो यह विचार किसका है दोस्तों? तो प्रोफेसर बोल्डिंग का है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर बोल्डिंग। याद रखिएगा, प्रोफेसर बोल्डिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुरू में दोस्तों कुछ क्वेश्चन बड़े हैं तो अभी आगे आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे। शुरू में जैसे इन लोगों का सेंटेंस बड़ा है तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यह हमारा क्वेश्चन है, यद्यप व्यक्तिगत बचत गुण है परंतु राष्ट्रीय बचत एक गंभीर अभिशाप सिद्ध हो सकती है। इसलिए एक व्यक्ति अनुभव के आधार पर सामान्य निष्कर्ष प्राप्त करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है। उक्त विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? किन्स महोदय का है। किन्स जी कहते हैं कि यद्यप व्यक्तिगत बचत गुण है परंतु राष्ट्रीय बचत एक गंभीर अभिशाप सिद्ध हो सकती है। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत जो हम लोग अपने व्यक्तिगत में बचत करते हैं यह एक गुण है, अगर हम राष्ट्र में एक बचत करने लगे तो यह एक गंभीर अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। तो यह मतलब ऐसी तरह की बातें किसने की थी? तो किन्स जी ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, किन्स ने क्या कहा था कि जो व्यक्तिगत बचत होता है वह तो एक गुण है परंतु राष्ट्रीय बचत जो होता है वह एक अभिशाप सिद्ध हो जाती है। तो ऐसी बातें किसने कही थी? किन्स महोदय ने। याद रखिएगा दोस्तों, किन्स। अगला क्वेश्चन है, कीमत सिद्धांत विशिष्ट अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। तो कीमत सिद्धांत विशिष्ट अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो किसका है दोस्तों? प्रोफेसर सुलजे। याद रखिएगा कि जो कीमत सिद्धांत विशिष्ट अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है तो प्रोफेसर सुलजे का है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यष्टि या अणु अर्थशास्त्र का महत्व निम्न में से कौन सा प्रकट नहीं करता? तो व्यष्टि या अणु अर्थशास्त्र का महत्व निम्न में से कौन प्रकट नहीं करता है? तो याद रखिएगा, आर्थिक नीति मूल्यांकन के अनुपयोगी। आर्थिक नीति मूल्यांकन में अनुपयोगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निम्न में से कौन प्रकट करता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निम्न में से कौन प्रकट करता है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी लोग ये क्या करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व प्रदर्शित करते हैं। जैसे आर्थिक नीति मूल्यांकन में उपयोग, साधन इकाइयों का पारिश्रमिक निर्धारण, व्यक्ति आय बचत निवेश के स्रोत का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को प्रकट करता है? तो निम्न में से कौन सा बिंदु समष्टि अर्थशास्त्र को प्रकट करता है? तो हमारे ये सभी जो हैं समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को प्रकट करते हैं, अर्थात
अर्थव्यवस्था के कार्य प्रणाली को समझने में सहायक करता है, आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक, आर्थिक नियोजन में सहायक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को प्रकट करता है? तो निम्न में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को प्रकट करता है? तो व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक नहीं, यही है जो प्रकट करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को स्पष्ट करता है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र को महत्व स्पष्ट करता है। तो उपयुक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन में अगर उपयुक्त सभी आता है तो आप बिंदास उस ऑप्शन को सही का निशान लगा दीजिए, क्योंकि उसको वही आपका ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अगर उसमें उपयुक्त का ऑप्शन रहता है, उपयुक्त सभी का, तो वह क्वेश्चन उपयुक्त सभी ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो उपयुक्त सभी पर टिक करके चले जाएंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में तरलता शब्द का प्रयोग किया। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में तरलता शब्द का प्रयोग किया है तो किसने किया है? किन्स जी ने किया है। याद रखिएगा दोस्तों, किन्स महोदय ने तरलता शब्द का प्रयोग किया है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको याद बताना है कि निम्न में से कौन कथन गलत है। तो रुपया, मार्क, डॉलर एवं येन मुद्रा है। ये आपका बात सही है कि रुपया, मार्क, डॉलर एवं येन क्या है? मुद्रा है। और यह मोन्टा शब्द गोडेज जन देवी जुनो का पर्याय है, तो ये भी सही है। अगला हमारा कागजी मुद्रा का जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, यही हमारा कथन क्या है? गलत है। और डी कह रहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो बात सही है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, तो हमारा जो निम्नलिखित में से कथन गलत है वह है सी। ठीक है दोस्तों, सी हमारा गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व है? तो कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व है? उपयुक्त सभी। याद रखिएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। आपको बताना है कि मुद्रा के जो प्राथमिक सर्वप्रथम जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं, पहला विनिमय का माध्यम। ठीक है, विनिमय का माध्यम मतलब किसी चीज़ को खरीदना, विनिमय करना, और मूल्य का मापक, यही दो उसका प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों मुद्रा के क्या है? प्राथमिक कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा के गौण कार्य हैं। मुद्रा के गौण कार्य हैं, यानी मुद्रा के गौण कार्य क्या क्या है? मूल्य का संचयन, क्रय शक्ति का संचय, भविष्य के भुगतानों का आधार। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या होंगे? सही होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, मुद्रा के गौण कार्य उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय के मार्ग में कठिनाई आती है। तो वस्तु विनिमय के मार्ग में जो कठिनाई आती है वो क्या आती है? दोहरे सहयोग का अभाव। ठीक है, वस्तु की अविभाज्यता, धन संग्रह में कठिनाई, उपयुक्त सभी। मतलब ये समझ रहे हैं दोस्तों क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वस्तु विनिमय के मार्ग में कठिनाई आती है। मान लीजिए कि, तो दोस्तों वस्तु विनिमय में क्या होता है कि मान लीजिए वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है। तो जो वस्तु है वो मान लीजिए किसी ने गाय ले लिया किसी वस्तु के बदले। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने उन्हें गेहूं दिया, अगर वो उसने गाय दिया, अगर मान लीजिए गेहूं और गाय में अंतर तो ही है, क्योंकि उसका दाम कुछ और होगा, उसका दाम कुछ और होगा। तो अगर उसमें विभाज्यता किया जाए तो मान लीजिए गाय को तो काटा नहीं जा सकता है, तो ऐसे में मतलब उसमें विभाजन नहीं किया। अगर वही पैसा रहता तो हम लोग बांट देते कि चलिए इसका इनका हो गया, इतना इनका हो गया। अब वो गाय है तो मान लीजिए उसको काट के तो आधा करेंगे नहीं। तो जैसे वस्तु में जो अविभाज्यता थी, यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। ठीक है, धन संग्रह में कठिनाई थी, दोहरे सहयोग का अभाव था। तो ये सब हमारे क्या थे? सब कठिनाइयाँ आती थी वस्तु विनिमय में। तो उपयुक्त सभी हमारे क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर कोलबर्न ने मुद्रा के कार्य बताए। तो प्रोफेसर कोलबर्न ने मुद्रा के क्या कार्य बताए दोस्तों? उपयुक्त दोनों मतलब क्या? मुद्रा के स्थैतिक कार्य और मुद्रा के प्रावैगिक कार्य। याद रखिएगा दोस्तों, मुद्रा के स्थैतिक कार्य और मुद्रा के प्रावैगिक कार्य बताए। जो मुद्रा के कार्य बताए कौन बताए? तो कोलबर्न ने। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है, यह परिभाषा है। तो किसका है दोस्तों? प्रोफेसर सिल्गमैन का है, प्रोफेसर सिल्गमैन। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है? याद रखिएगा, कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है? तो वाकर का है। याद रखिएगा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो किसने कहा था दोस्तों? वाकर ने कहा था। कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा हो जाती है, यह कथन किसका है? तो कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा हो जाती है, यह कथन किसका है? तो नैप का है। नैप का यह कथन है कि किसी वस्तु को जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा हो जाती है। अगर राज्य अगर मान लीजिए किसी चीज़ को कह दे रहा है यह मुद्रा है, इसको घोषित कर देगी, तो उसको वो मुद्रा मान लेंगे। वही ये कह रहा है। तो यह बात किसने कही थी? तो नैप ने कही थी। याद रखिएगा दोस्तों, नैप ने कही थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा है। तो मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू जी का है। सही बात कह रहे हैं कि जो मुद्रा होता है उसके पीछे एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ, जैसे हमारी कोई आर्थिक शक्तियाँ हैं वो क्या है? छिपी हुई हैं। तो यह बात किसने कही थी? प्रोफेसर पीगू जी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह विचार है, मतलब यह विचार किसका है? मुद्रा एक वस्त्र है जो कि आर्थिक जीवन रूपी शरीर द्वारा पहना हुआ है। ठीक है,
तो ये भी बात पीगू जी ने ही कहा था, और ऊपर की भी बात पीगू जी ने ही कहा था कि मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा होता है। तो उसी तरह यह भी कहे हैं कि मुद्रा एक वस्त्र है जो आर्थिक जीवन रूपी शरीर द्वारा पहना हुआ है। तो यह भी बात किसने कही है? तो पीगू जी ने कही है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जबकि उद्योग धंधे क्रियाशील और मजदूरी ऊंची हो परंतु जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो और लोगों को परेशानी हो। यह विचार दिया। तो यह विचार किसने दिया था दोस्तों? प्रोफेसर रॉबर्टसन ने। किसने? प्रोफेसर रॉबर्टसन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है। तो राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है व्यक्तिगत आय पर। किस पे सम्मिलित होता है? तो व्यक्तिगत आय पर सम्मिलित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई? तो राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी दोस्तों? 1949 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, एनडीपी को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से किसको घटाया जाता है? यानी कि एनडीपी को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से किसको घटाया जाता है? यानी कि जीडीपी में से किसको घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को। अप्रत्यक्ष कर को अगर हम जीडीपी में से घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एनडीपी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर है। आपको इनमें से बताना है कि जो जीएनपी और जीडीपी में अंतर है वह कौन सा ऑप्शन है? तो विदेशों से शुद्ध साधन आय का। ठीक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 हो तो गुणक का मान होगा। तो कितना होगा दोस्तों? 2.5। कितना होगा? 2.5। याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि सीपी निजी उपभोग व्यय, ठीक है दोस्तों, यदि सीपी निजी उपयोग व्यय तो मुद्रा, आप इस क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे। यह पहले क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन अधूरा है, अभी पूरा क्वेश्चन वो कट गया है पीडीएफ में। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र चक्कर लगाता है। जैसे कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है। धुरी मतलब समझते हैं ना दोस्तों? मुद्रा वह केंद्र की मतलब धुरी होती है। जैसे हर एक चीज़ में धुरी होता है। जैसे मान लीजिए साइकिल होता है, उसमें एक धुरी होती है। तो वैसे ही मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र चक्कर लगाता है। तो यह विचार किसका है? मार्शल जी का है। याद रखिएगा दोस्तों। अब जैसे ही देखेंगे कि मुद्रा वह धुरी है, ऐसी बात किसने कही थी? तो किसने कही थी दोस्तों? मार्शल जी ने। याद रखिएगा, मार्शल जी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा से लाभ है। मुद्रा से लाभ है तो क्या क्या लाभ है? मूल निर्धारण का आधार, पूंजी निर्धारण, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारे क्या होंगे? सही होंगे। मुद्रा से लाभ, उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का दोष है? तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का दोष है? तो वो है उपयुक्त सभी, अर्थात भ्रष्टाचार का व्यय, श्रमिकों का शोषण, चक्रीय परिवर्तन। तो ये हमारे सब सही होंगे। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा का दोष कौन सा नहीं है? तो मुद्रा का दोष कौन सा नहीं है? तो अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता जो है वह मुद्रा का दोष नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का तत्व है। तो क्या है? उपयुक्त सभी। याद रखिएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है। उपयुक्त सभी। जिस क्वेश्चन में उपयुक्त सभी आ रहा है तो आप उपयुक्त सभी मारते जाइए, टेंशन मत लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन किसके लिए किया जाए, इस समस्या का समाधान कौन करता है? तो राज्य इस समस्या का समाधान करता है कि उत्पादन कैसे किया जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों पर किसकी सिमिट्री होती है? तो किसकी होती है? सरकार की। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संसाधनों का आवंटन कौन करता है? तो संसाधनों का आवंटन कौन करता है? तो केंद्रीय प्राधिकरण। कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय प्राधिकरण करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं और पूंजी संचय में सहायक होते हैं? तो उपयुक्त सभी। ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए आप उपयुक्त सभी को ऑप्शन को सही कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें 0.11% चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, नहीं तो 99.9% श्योर है कि उपयुक्त सभी ही आपका क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब विदेशी व्यापार, पूंजी संचय, मृदा का चक्री प्रवाह। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा का अध्ययन तक ही सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण समष्टि भावात्मक अर्थशास्त्र का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर केन्स का है। प्रोफेसर किन्स जी कहते हैं कि अध्ययन तक ही नहीं है, मुद्रा का अध्ययन जो है वह मुद्रा अध्ययन तक ही सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण समष्टि भावात्मक अर्थशास्त्र का अध्ययन है। यानी पूरा अर्थशास्त्र का ही अध्ययन है, मुद्रा खाली नहीं में वो होता है। ठीक है, तो ये कौन है कहते हैं? तो वो प्रोफेसर किन्स जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह विचार है। तो यह विचार किसका है? सामाजिक अर्थव्यवस्था सदैव एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था रही है और संभवतः ऐसी ही रहेगी। तो जी.एन. हैन ने कहा था कि जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है वो सदैव मौद्रिक अर्थव्यवस्था रही है और संभवतः ऐसी रहेगी। तो एन हैन जी ने कहा था। किसने कहा था? जी.एन. हैन जी ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है?
तो जो उत्पादन का साधन नहीं है, आप ऑप्शन पढ़कर ही बता सकते हैं कि जो श्रम होता है वह उत्पादन का साधन होता है, पूंजी उत्पादन का साधन होती है, भूमि उत्पादन का साधन होता है। अगर यही जो चक्र है यही उत्पादन का साधन नहीं होता है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि चक्र हमारा क्या है, उत्पादन का साधन नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन लाभ है। लाभ क्या है, तो परिव्यय और प्राप्तियों का अंतर क्या है, परिव्यय और प्राप्तियों का अंतर है लाभ। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कार्य है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का कार्य होता है उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पूंजी शाखा किसको सुगम बनाता है। तो पूंजी शाखा किसको सुगम बनाता है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब व्यापार को, कृषि को, वाणिज्य को, तीनों को सुगम बनाता है, था तो उपयुक्त सभी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला हमारा है कि कौन सा कथन सत्य है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो बी वाला है वो सही होगा। जैसे जीएनपी इक्वल टू लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। ठीक है, जीएनपी इक्वल टू लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जीएनपी लगान एवं मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जीएनपी में क्या सम्मिलित नहीं होती है। तो जीएनपी में क्या सम्मिलित नहीं होती है, हस्तांतरण भुगतान। क्या, हस्तांतरण भुगतान। अगला हमारा क्वेश्चन है किस देश की राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है। तो किस देश की राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, तो वो है, याद रखिएगा दोस्तों आपका, तो जो हमारा ये पूछ रहा है कि किस देश की राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, तो वो है विभिन्न उत्पादन साधनों की आय की योग से होता है। क्या होता है, विभिन्न उत्पादन साधनों की आय से योग से होता है। जो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य होता है वह विभिन्न उत्पादन साधनों के आय के योग से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है, तो वो है राष्ट्रीय आय इक्वल टू बचत प्लस उपभोग साधन कीमत पर। यही हमारा क्या है, समीकरण गलत है। बाकी सारे समीकरण क्या है, सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है जीएनपी को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो जीएनपी को निम्नलिखित प्रकार किससे परिभाषित किया जाता है, तो वो है जीएनपी डिप्रेसिएशन। ठीक है दोस्तों, डिप्रेसिएशन। अगला हमारा क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। तो इसमें से सही कथन क्या है दोस्तों, जीएनपी इक्वल टू जीएनआई इक्वल टू क्या, जीएनई। ठीक है, याद रखिएगा, जीएनपी इक्वल टू जीएनआई इक्वल टू जीएनई। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों में इक्वल टू रहेंगे। बाकी सारे तो लिखे गए अच्छा तो सही है, लेकिन जो साइन है, चिन्ह है, वो इक्वल टू का है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो आपको बताना है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है दोस्तों, तो वो है हमारा, याद रखिएगा दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वो है एनएनपी। ठीक है, प्लस अनुदान प्लस एनएनपी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें डिस्टर्ब दिया है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन सही से नहीं दिया है, एक जो ऑप्शन सही है वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से आशय है। आप बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय से जो आशय है वह क्या है, तो वह है एक राष्ट्र के नागरिकों की एक वर्ष की शुद्ध आय का योग। ठीक है, याद रखिएगा, एक राष्ट्र के नागरिकों की एक वर्ष के शुद्ध आय का योग क्या होता है, राष्ट्र की आय से आशय है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है यदि हमें जीएनपी मालूम है तो हम उस वर्ष का एनएनपी मालूम करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, पूंजीगत ह्रास घटाकर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय विश्लेषण के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में कुछ नीचे कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। तो कौन कौन से कथन सही है हमारे, तो देखेंगे दोस्तों एनएनपी माइनस सीसीए इक्वल टू जीएनपी। ठीक है, ये हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि बाजार कीमत पर एनएनपी प्लस सब्सिडी साधन लागत पर एनएनपी परोक्ष करता है, ये भी सही है। अगला हमारा कह रहा है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशी विनियोग से शुद्ध प्राप्तियाँ, तो ये भी सही है। और अगला कह रहा है जीएनपी माइनस पूंजीगत ह्रास इक्वल टू एनएनपी, तो ये हमारा क्या है, गलत है। अर्थात देखेंगे कि हमारा क्या है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सही है। तो पहला दूसरा, इसमें कह रहा है कि तीसरा चौथा गलत है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, यानी कि पहला गलत है। सॉरी दोस्तों, पहला गलत है और हमारा ये क्या है, दूसरा तीसरा और चौथा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों, याद रखिएगा, वो है राष्ट्रीय आय इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पादन, यही हमारा कथन गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एनएनपी का अंग नहीं है। तो कौन एनएनपी का अंग नहीं है, तो पूंजीगत ह्रास जो होता है वो एनएनपी का अंग नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है मुद्रा को निष्क्रिय मुद्रा कहते हैं। तो
कौन मुद्रा निष्क्रिय मुद्रा कहलाती है? तो जमीन में गड़ी मुद्रा जो होती है वह निष्क्रिय मुद्रा होती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा पूर्ति की नई अवधारणा में परंपरागत दृष्टिकोण कौन से संशोधन किया गया? तो वह है उक्त सभी, यानी कि ऊपर के सभी, यानी कि समीपस्थ मुद्रा, मौद्रिक दायित्व, व्यापारिक शाखा, यानी उपयुक्त सभी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा की राजकीय सिद्धांत की कमी है? तो मुद्रा की राजकीय सिद्धांत की कमी है उक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी द्वारा मुद्रा पूर्ति का अवधारणा कब व्यक्त किया गया? तो मुद्रा पूर्ति का अवधारणा कब व्यक्त किया गया? तो वो किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक शाख है? व्यापारिक शाख है तो वो है उपयुक्त सभी, अर्थात क्रेडिट कार्ड, विभागीय भंडार शाखा, कमर्शियल पेपर, ट्रेवल शाखा, ये सब क्या है? व्यापारिक शाखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त सभी, आप ऑप्शन में अगर उपयुक्त सभी देखते हैं तो बिंदास उसको टिक मारिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनता की जमा राशियाँ रहती हैं? तो जनता की जमा राशियाँ होती है बैंक के पास, जनता के चालू जमाएँ, ठीक है, बैंक के, रिजर्व बैंक के पास जमा राशियाँ। ठीक है दोस्तों, तो यानी ऊपर के दोनों हमारे क्या होंगे? सही होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनता के पास चलन मुद्रा में आते हैं? तो जनता के पास चलन मुद्रा में आते हैं, चलन मुद्रा में 1 रुपये की नोट आती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति के स्रोत कौन है? तो मुद्रा की पूर्ति के स्रोत कौन है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो वह कौन सा वाक्य है? M1 = CP - DP। ठीक है दोस्तों, M1 = CP - DP हमारा क्या है? सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मुद्रा की पूर्ति की नई अवधारणा अपेक्षाकृत अधिक है तो यह मुद्रा की पूर्ति नई अवधारणा अपेक्षाकृत क्या है? तो वो है व्यापक अधिक है। ठीक है दोस्तों, व्यापक अधिक है, याद रखिएगा, व्यापक अधिक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो उपयुक्त सभी, अर्थात ऊपर के जो जितने समीकरण दिए गए हैं वो सारे समीकरण सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम उत्पादन कहलाता है? तो अंतिम उत्पादन क्या कहलाता है? GNP। याद रखिएगा दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में सभी वस्तुओं के एवं सेवाओं का अंतिम उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? GNP। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं शामिल किया जाता है? पेंशन को। पेंशन को राष्ट्रीय आय के आकलन करने के लिए निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो पेंशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो वह है हमारा NNP = NI। ठीक है, ये हमारा कथन क्या है? गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैयक्तिक उपभोग व्यय जो वस्तु एवं सेवाओं पर किया जाता है कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? GNP कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, GDP की तुलना में GNP अधिक तब होगी जबकि क्या होगा? देशवासियों द्वारा विदेश में कमाया गया लाभ देश में ही प्राप्त आय से अधिक हो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो हमारा निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है वो कौन सा है? मुद्रा की पूर्ति = करेंसी = क्या? माइनस मांग, यही हमारा सही नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा के संबंध में सुखमय चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई? 1985 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1985 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो मुद्रा की पूर्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो उपयुक्त A और B, यानी कि केंद्रीय बैंक और सरकार बैंक, मतलब केंद्रीय और सरकार दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? मुद्रा की पूर्ति की जाती है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निष्क्रिय मुद्रा होती है? तो निष्क्रिय मुद्रा क्या होती है दोस्तों? जनता के पास संग्रहित होती है। ठीक है, निष्क्रिय मुद्रा कहाँ संग्रहित होती है? तो जनता के पास निष्क्रिय मुद्रा संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मुद्रा वही है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? मार्शल का है। ये हमने पहले भी देखा है शुरू में ही कि मुद्रा वह है जो जिसके चारों ओर क्या करता है? अर्थशास्त्र चक्कर लगाता है। तो वो किसने बात कही थी? तो मार्शल जी ने कही थी। याद रखिएगा दोस्तों, यह थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें और भी क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे आपको बोरिंग लगेगा, और हम इसका अगला पार्ट अभी शाम तक अपलोड कर देंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और मैं अभी इस वीडियो का अगला पार्ट बना दूंगा। तो आप इतने क्वेश्चन को देखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं शाम को दोस्तों। बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।